हेलो एवरीवन। पहले कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग रिवीजन। अब आप देख रहे होंगे रैपिड रिवीजन फॉर मेंस इन प्री, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे रैपिड रिवीजन। अब हम लोगों ने कितने बार देखा होगा अलग अलग जगहों पर, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ पढ़ा बहुत सारे टीचर्स हम देखते हैं और दे आर रियली लिटरली गुड, क्योंकि वो ऐसे थॉट प्रोवोकिंग वे में पढ़ाते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट देम, क्योंकि मैंने भी उनसे सीखा है। बट एक प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है कि आपका रिवीजन नहीं होता। आप वीडियो देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं, दो वीडियो देखते हैं, तीन वीडियो देखते हैं, नो कंसोलिडेशन और कह सकते हैं नो रिवीजन, बस एक के बाद डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू नथिंग बट यूजिंग योर टाइम, लाइक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी चली जाती है। तो वो मुझे थोड़ा सा एक लगी बात ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं ये सीरीज लेकर के आती हूँ जिसमें कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपसे पूछूंगी और आई विल टेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो। इट इज नॉट कि मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, इट इज माई टेस्ट ऑल्सो कि हम लोगों को याद कितना होता है ना। Take me as your friend, as your mentor, whatever you wish. But the thing is कि the brutal reality is, the more you remember, the more are the chances of your clearing this particular exam. ये बिल्कुल सही बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखना ही पड़ेगा। और अगर आप हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में तो कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको बात करो जो आपकी ये पॉलिटी इकोनॉमी, तो फिर भी आप याद रख सकते हैं। पर हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि आप भले आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि लालच की वजह से होता है, पॉलिटिकल गेन्स की वजह से होता है, लेकिन आपको नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। यू नीड टू हैव द फिगर्स, और इसको आपको करना पड़ेगा सिलेक्टिवली, जैसा कि मैंने पहले भी रिकॉर्ड एक्चुअली करने के प्रयास किए थे। तो सिलेक्टिव रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये सिलेक्टिव रीडिंग हम लोग करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे। कैसे भाई, हमने देख लेना है क्वेश्चन, बिकॉज मीन्स पास में आ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस को देख करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। देर इज अ हिंट कि आपसे क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज प्रीलिम्स में पूछी है और उसको मेंस में पूछा जाए। इस बार आपने देखा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट काफी कम आया था। अब क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट काफी कम आया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर या तो क्वेश्चन पूछ रहे या नहीं पूछ रहे। वी कैन नॉट हम वैसे कहते हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ऑफकोर्स नाम किसी ने बिल्कुल सही ही दिया है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आज चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये पीवाईक्यू है और ये शिविन सर ने डाला था अपने टेलीग्राम पे, मैंने वहां से लिया। आप भी या तो वहां से ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं भी इसको अपने ग्रुप में डाल दूंगी। जैसे जैसा आपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देख लेते हैं कि भाई हाँ, हमें पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, और लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू ही प्रिपेयर करना है। आपको वो टॉपिक देखना है, हम लोगों को टॉपिक कंप्लीट देखना है, और उस टॉपिक को देखने के बाद हम उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, लाइव प्रिपेयर करेंगे, बुक से ही प्रिपेयर करेंगे, सेम हमारी बुक रहेगी स्पेक्ट्रम। और थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा एडिशनल सा जरूरी रहेगा तो फिर एडिशनली हम लोग उसको सर्च करके भी देख लेंगे। गूगल बाबा की जय, आप तो बाढ़ भी आ गए, है ना। बाढ़ क्योंकि करंट मूवमेंट्स को भी देख सकते हैं। ओके, मैंने ऐसे बोला तो गूगल चलने लग गया था, ओके गूगल वाला मोबाइल पे, देखो चलने लगा फिर से। बाय द वे, इसको नाम भी ले लो तो चलने लग जाता है। चलो, तो फिर क्या करना है हम लोगों को। चलो फिर पहला हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि देखो, ये ना कहीं क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है उससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, कि भाई मॉडर्न इंडिया कैसे, पॉलिसीज से ही तो मॉडर्न इंडिया के फाउंडर बने होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रेलवेज का देखा है, किया काम, उन्होंने पोस्ट लाइंस का किया, उन्होंने वुमेन की लिए प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी बात करी। लॉर्ड डलहौजी ने कई सारी चीजें करी। तो हाँ, हम इसमें ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फिलर्स पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, लॉर्ड डलहौजी ने बड़े काम कर डाले थे, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम काम किए थे। लॉर्ड डलहौजी बड़े काम वाले थे। तो ये भी हमें याद रखने की बात है, याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो फिर याद कर लेते हैं। और याद करने फिर हम उसको बताएंगे भी, दो ही हैज डन, दो इट सीम्स दैट ही हैज डन इट फॉर इंडियाज कॉज बट नॉट एट ऑल, दीज ऑल थिंग्स वर डन फॉर फॉर इंटेंसिफाइंग देयर लूट, जो वो लोग कर रहे थे, है ना, इंटेंसिफाई करने कर रहे थे लूट किसी न किसी तरह से। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ब्रिटिश की पॉलिसीज को समझ लें। अब एक चीज आप हिस्ट्री में को भी सीलो में मत करिए। आप अगर ब्रिटिश की पॉलिसीज को समझ रहे हैं तो आपको उसमें इवेंट्स दिख रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट, तो क्या क्या उसमें दिखता है आपको, है ना।
आप में कुछ उसमें आपको इसमें कुछ इवेंट्स दिखते हैं, कुछ उसके कॉज दिखते हैं, कुछ उसके इम्प्लीकेशंस दिखते हैं, है ना। तो वो सीलोज में नहीं है। अगर आप मान लो कि आप इनके बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता चल रहा है। उस टाइम पे आपके लॉर्ड डलहौजी का टाइम है, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कोई और भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ओ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कोई और भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सिंपल सी चीज है। तो भाई उनको भी देख लेते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत सोचते हुए चलेंगे कि हाँ भाई इतना सारी चीजें हैं और हमें बिल्कुल ऐसे करके क्रिएट करना है। और सबसे टफ मुझे यही एक पर्टिकुलर लगता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई पहले इसी को कंप्लीट करते हैं और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ओके। और हम इवन थोड़ा बहुत बहने की लिबर्टी आई वुड से कि आप मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे थॉट प्रोसेस थोड़ा अच्छा होगा। क्यों? मान लो कि मैंने पढ़ा कि भाई डलहौजी थे, डलहौजी की बात कर रहे हैं, मान लो कि भाई हाँ हम डलहौजी की बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो डलहौजी का पहले तो टाइम पीरियड सोचना पड़ेगा। तो वो 90s का जो एरा था उसमें आए थे, तो वो 18। अब डलहौजी डलहौजी में अगर आपको कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, अरे हाँ डलहौजी ने लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बाद ही वो क्या हुई थी, 1857 की वॉर हुई थी। और वॉर ऑफ 1857 के जस्ट पहले ही आए होंगे। तो सिंपल सी चीज है, हाँ भाई 1856 इनका लास्ट रहा होगा, क्योंकि उसके बाद तो कैनिंग आ गए थे। अब 1856 में ये आए हैं, तो उसके पहले ये कहीं ना कहीं आए होंगे। तो वही आपको मान के चलो 1849 48 के अराउंड आए होंगे। तो ये आपका, आप इस तरीके से सोच सकते हो। यू हैव टू थिंक, क्योंकि वहां पे आपको बहुत प्रेशर रहता है, आपको बहुत सारी याद की हुई चीजें भूल जाती है, तो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। ओके। हम मैं आपको यहाँ पर याद करवाने पे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट पता है भाई, वो लोग लालची थे, वो लोग बुरे थे, वो लोग ऐसे थे, मतलब आप यू नो द कॉन्सेप्ट कि भाई क्या चल रहा है दिमाग में उनके। यू नो द कॉन्सेप्ट। अब आपको याद करनी है खासकर हिस्ट्री में चीजें, मेरे हिसाब से तो आप माने इस बात को। ओके। और ये बहुत मिसगाइड करते हैं लोग कि भाई समझा रहे हैं समझा रहे हैं समझा रहे हैं, ना ना भाई ना ना, सिर्फ समझाने से नहीं होगा, आपको याद करनी होगी। आपको ऐसे सोच के याद कर लो कि हाँ भाई लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद हुआ था 1857। 1857 के जस्ट पहले आया होगा तो 56 57 में आया था कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के पहले कौन था, सोचो जरा। लॉर्ड डलहौजी के पहले एक बहुत ही हार्ड इंसान था, है ना। हार्ड था बहुत ही ज्यादा। और हार्ड के डी को देकर के डलहौजी बना गया था। ओके। तो वो हार्ड कोई और नहीं था, वो था हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग था। ओके। और ये चीज अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ओके। अब लॉर्ड डलहौजी, अब हम बात करते हैं तो इवेंट्स, कॉज, इम्प्लीकेशंस, यही सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं जब हम पढ़ते हैं मेंस के लिए। कि भाई हाँ अब हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेंस के टाइम, मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे और मेंस के हिसाब से एनालिसिस करते रहेंगे पॉइंट्स की। इस तरीके से हमारा हो जाता है फिर। अब चलो, फिर हमने बात कर ली डलहौजी की, तो डलहौजी की पॉलिसीज भी सोच लेते हैं कि भैया फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कैसे कह दिया आखिरकार, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कैसे कह दिया, मॉडर्न इंडिया में आखिरकार ऐसा क्या क्या है जो इन्होंने फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह दिया। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया में आप पहले बात करो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीज है ना। कुछ ऐसे मतलब एक सोशल नॉर्म्स जो चेंज हुए, है ना, सोशल चेंजेस कुछ लाए गए होंगे शायद। ओके। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस लाए गए, पॉलिटिकल चेंजेस क्या कुछ लाए गए, तो वो सोचिए। बिकॉज यू डोंट नो ना कि आपको क्या क्या, मतलब ऐसे पॉइंट वाइज तो यू डोंट नो। तो फिर आप उसको सोचिए कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ किया होगा, कुछ सोशल इंटरवेंशन करे होंगे, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस करे होंगे, पॉलिटिकल में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे होंगे, लीगल चेंजेस करे होंगे, क्या पता कोई लॉ ले आया हो वो व्यक्ति। तो इस तरीके से हमें सोचना है, एक सोचने की तरीका निकालना है। ओके। तो फिर लॉर्ड डलहौजी की जब हम बात करते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी के भाई पॉलिटिकल चेंजेस कैसे नहीं करे थे, पॉलिटिकल चेंजेस में तो ये महाराज वॉर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ओके। तो ये वन नोट पता नहीं क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, ये वन नोट बार बार क्रैश हो रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो पॉलिटिकल में हम याद करते हैं भाई, अब पॉलिटिकल याद करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल में क्या था, एंग्लो सिख वॉर करी थी। एंग्लो सिख वॉर अब कब हुई थी, एंग्लो सिख वॉर, और कौन सी वाली एंग्लो सिख वॉर हुई थी। ये सोचने वाली बात हुई ना कि एंग्लो सिख वॉर कौन सी वाली हुई थी। तो भाई ये हुई थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। कौन सी हुई थी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी। ओके। तो ये कौन सी हुई थी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी। किसके टाइम पे थी, डलहौजी के टाइम पे, है ना। तो आप ऐसे याद करो, देखो
यू हैव, और एक चीज मैं आपसे फिर से कमिटमेंट चाह रही हूँ, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो अपने आप को एक चीज बोल दीजिए, है ना, कि आई विल वॉच दिस वीडियो ओनली फॉर रिविजन। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ और देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड द सेम वे। आप जैसा कि होता है ना वन रिसोर्स, वो वन रिसोर्स आपके वीडियो में भी होना चाहिए, फिर वो चाहे आपकी खुद की आवाज हो या फिर किसी और, कोई और टीचर हो, कोई मेंटर हो, कोई भी हो। अगर आपने किसी एक को ही फॉलो करेंगे तभी काम बनेगा। और एट द एंड आपको ये भी अपने आप से बोलना है कि आप इतना लिख लो, इतना पॉइंट्स बना लीजिए कि आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़े। बिलीव मी, ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आपने कोई नोटबुक नहीं बनाई ना, कोई आपने अलग से पॉइंट्स नहीं लिखे और लास्ट में सोचे कि मैं वीडियो से रिवीजन कर लूंगा, वो नहीं हो पाएगा। ओके, मुझे पब्लिसिटी नहीं करवानी है अपनी। पब्लिसिटी आप लोग जब लगेगा कि हाँ मैं कुछ सही बात कह रही हूँ, तो आप खुद कर दीजिएगा, आप खुद अपने दोस्त को सेंड कर दीजिएगा कि देखो भाई ऐसे ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। 117 मार्क्स तक आते हैं क्वेश्चन, मतलब भाई 120 तक क्वेश्चन आते हैं इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री को मिला करके। हिस्ट्री में 6 चीजें हैं, बहुत ज्यादा वेटेज है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा सिलेबस भी है, लेकिन वेटेज भी ठीक ठाक है। 3 क्वेश्चन सिर्फ सोसाइटी से आते हैं, सोसाइटी के कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, मैंने सुबह लिया था क्लास, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद है आपको याद कराना। मैंने इवन टेलीग्राम चैनल की भी बात करी थी, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। और टेलीग्राम में भी नोटिफिकेशन आपको कई सारे ग्रुप्स की ऑफ करनी होती है। आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ग्रुप जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उनकी ही टेलीग्राम जो नोटिफिकेशन है उनको ऑन रखिए। आप, मैं एक चीज तो पक्की बात है कि भाई हाँ कोई निकल रहे हैं तो उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें भी करी हैं तब जाके वो निकल रहे हैं। ओके, तो ये प्लीज आप लोग भी करिए। और क्योंकि मैंने देखा है, मैंने फेस की है प्रॉब्लम्स, तो मैं इन चीजों को समझ पा रही हूँ, समझती हूँ। तो प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट, मैं हर रोज 1 घंटे के लिए ही आ पाऊंगी, बट ये चीज है कि मैं जितनी देर भी आऊंगी, जितनी देर भी आऊंगी, मैं याद करवाने की कोशिश करूंगी। मेरा मेन मकसद होगा कि मैं आपको याद करवाऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी पे हो सकता है वो ना भी पूछे, फिलहाल लॉर्ड डलहौजी का पूरा जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन का फॉर्म कर लेते हैं कि भाई लॉर्ड डलहौजी का क्या किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कब थे? 1857 के जस्ट पहले क्या किया? ट्रेन का काम किया इन्होंने। इन्होंने इवन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किया, इन्होंने कई सारे एनेक्सेशन करे। एनेक्सेशन भी याद थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल ही छोड़ देंगे, थोड़े बहुत याद कर लीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि एनेक्सेशन, देखिए एक तो इन्होंने एंग्लो सिख वॉर करी, इसके अलावा इन्होंने बर्मा, पेगू जिसे बोलते थे, है ना, उसको भी एनेक्स किया था 1852 में। ओके, ये एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, ये मैं देख के बता रही हूँ। ओके, और सो पॉइंट पॉइंट इज कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, जो नहीं याद है उसको याद करो और लिखो कि हाँ भाई पेगू मुझे नहीं आता कब किया था, तो आई सर्च, मुझे पता चल गया कि भाई 1852 में किया था। ओके, तो एंग्लो सिख वॉर पता थी, एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी, एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी बताओ जरा। ये हुई थी 1848, जैसे ही आए इन्होंने एंग्लो सिख वॉर कर दी थी। मैंने इतना याद किया था कि भैया जैसे ही आए इन्होंने एंग्लो सिख वॉर कर दी, और 1848 में इन्होंने करी, 48 से 49 तक चली थी। ओके, 48 से 49 तक चली थी ये। और अगर आप लोगों में से मतलब कुछ लोग कोई और, जैसे कि किसी ने पेड कोर्स ले रखा हो, तो भाई ऐसा मत करिए कि यूट्यूब पे सर्च करते खाक छानते फिर रहे। उसी पेड कोर्स को आप लोग देखिए, और अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते, कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटवा देते, तो उन्हीं टीचर्स की मैं एक ये, आप कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता है, प्लीज ऐसा मत करिए कि किसी और को दीजिए, वो आप अपने लिए करिए। छोटे छोटे क्लिप्स या फिर छोटे छोटे ऑडियोज कर दीजिए उनके, कि भाई ये पॉइंट मुझे नहीं याद हुआ है, और उस पॉइंट के वो ऑडियोज क्लिप्स वो आप करके, क्योंकि देखिए मुझसे ना ये जो सजेशन है ना, मुझे अलग से नहीं दिया जाता, मुझसे, तो इसलिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि ऑडियोज हो गया या फिर क्लिप्स हो, अगर बन पाती हैं तो क्लिप्स करके आप कहीं पर सेव कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ, टेलीग्राम पे कर लीजिए अपने लिए, है ना। ये सब कुछ सीक्रेट्स है, वैसे तो मुझसे किसी ने बोला था कि ये सब बातें मत करना, अदरवाइज तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, बट कोई नहीं, मेरे लिए जैसा भी होगा। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, मेरा कभी ऐसा समुद्र, बहुत सारी चीजें खत्म नहीं होगी, कि हो सकता है ये कि ये आपके लिए अच्छा हो, आपको काम कर जाए, ऑडियो एंड वीडियो क्लिप जो भी छोटी छोटी करके आप डालो, पर किसी और के लिए कुछ और काम करे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं कर लूंगी, आई नो दैट। तो बस मेन चीज है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस जर्नी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो मुझे पता है, एंड दैट इज अ गुड थिंग।
आई हैव कॉन्फिडेंस ऑफ मतलब मेकिंग इट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने दो चीजें देखी, हमने देखा एंग्लो सिख वॉर देखी सबसे पहले तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में, और फिर एंग्लो सिख वॉर के बाद देखा कि भैया हमें पेकू तो याद नहीं आ रहा था कब किया था, तो 1852 में किया था, एनेक्सेशन कर दिया था। फिर उन्होंने वो करा था, क्या बोले इन्होंने, इन्होंने एक जो रेलवेज का किया था, है ना, इन्होंने सोसाइटी में विडो रिमैरिज एक्ट यही लाए थे महाराज, है ना, विडो रिमैरिज एक्ट यही लाए थे। अब आप ऐसे सोचिए कि भाई डलहौजी को दाल नहीं मिल रही थी, तो भाई एक विडो से रिमैरिज करके ले आए कि भाई भाई हमें हमें दाल रोटी खिलाओगी कि नहीं खिलाओगी। ओके। टेलीग्राफ लाइंस इन्होंने बिछाई थी, पोस्टल लाइंस इन्होंने बिछाई थी, रेलवेज में इन्होंने, रेलवे कोई बॉम्बे और बॉम्बे से कहीं पर ले गए थे, तो देखिए कितना सारा चीजें करी थी। आपको वहां पर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आप वहां पर लिखते भी तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि हाँ भाई, मतलब फिर आप पहले तो आप लिखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी वॉज अ गवर्नर जनरल of India during this period to that period, during his governorship, और इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। तो ड्यूरिंग हिज पीरियड ही हैड these kind of reforms and these events happen, he was involved in these events। कि भाई एंग्लो सिख वॉर, तो आपको पॉलिटिकल में लिख देना है कि एंग्लो सिख वॉर, एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, एनेक्सेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस लाइक सटारा का एनेक्सेशन किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर। फिर उसके बाद आपको लिख देना है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस में टेलीग्राफ लाइंस, है ना, टेलीग्राफ लाइंस, पोस्टल सिस्टम किया था, है ना, पोस्टल सिस्टम, पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लाए थे, तो पोस्टल सिस्टम लेकर के आए थे। फिर इसके बाद रेलवे लाइन बॉम्बे टू कहाँ पे, बॉम्बे टू कहाँ पे, बॉम्बे टू लेट मी चेक, बॉम्बे टू थाने, हाँ बॉम्बे टू थाने क्या था, आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं। ओके, बुक भी ओपन कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद रेलवे मिनट भी लेकर के आए थे, ये रेलवे मिनट आई डेंट नो, रेलवे मिनट ये लेकर के आए थे 1853 में। ये सब लीगल चेंजेस आप ला सकते हैं, लीगल रिफॉर्म्स ये जो करे गए थे, है ना। इवन 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 बहुत इंपॉर्टेंट जो एजुकेशनल चेंजेस लाए थे, है ना, जो कहते हैं ना मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था, है ना, है ना। दाल पी के इन्होंने एजुकेशन के जो जंजीरें हैं उनको काटा, कि भाई मैग्ना कार्टा आ गया अब तो। ओके, तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन आया था, दैट वाज क्या, वो था वुड्स डिस्पैच। ओके, दैट वाज नथिंग बट वुड्स डिस्पैच। ओके, तो एजुकेशनल चेंजेस ये सारी चीजें लेकर के आए। ओके, तो ये चार सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और व्हेन एनी टीचर टेल्स यू द कॉन्सेप्ट राइट दैट डाउन, उसको राइट कर लीजिए कि भाई उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में राइट कर लीजिए छोटा सा, व्हेन यू सी दैट क्वेश्चन आंसर वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आप डिजिटली लिख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी एग्जैक्ट बुक में ही लिख लीजिए जहाँ पर, क्योंकि जो टीचर्स बताते हैं ना दैट इज ऑसम, वो डिफरेंट होता है बहुत ज्यादा। ओके, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको सारी बहुत सारी चीजें बता दी कि भाई इन्होंने ये सारी चीजें करी थी, विडो रिमैरिज एक्ट लेकर के आए थे, एजुकेशन में रिफॉर्म लेकर के आए थे, इवन इवन इन्होंने गंगा से रिलेटेड भी कोई चीजें करी थी कि वो उसको गंगा केनाल बनवाई थी। ओके, तो ये पॉइंट आपने लिख दिया। नाउ दो दीज रिफॉर्म्स हैव बीन सीन एज द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द मॉडर्न इंडिया, बट these were these were one kind of process that intensified drain of wealth। फिर आपको उसको लिख देना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ में, कि एजुकेशन में, मेकिंग एजुकेशन में आप लिख सकते थे कि मेकिंग एलिट क्लास और क्रीमी लेयर फॉर देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे मैग्ना कार्टा में तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो गया था, तो फिर भी आप लिख सकते हो कि ये कहते हैं ना कि कल्चर को डिस्ट्रॉय करके उनको क्या करना था, मेजरली उनको दे वर टू वर्क अपॉन की वो ऐसे व्यक्ति क्रिएट करें जो कलर में इंडियन हो, रेस में इंडियन हो, लेकिन काम में वो अंग्रेज हो। ओके, सो द पर्सन दे वांटेड टू मेक ऑफ द रेस ऑफ इंडियन पीपल बट working for the English people. Okay, so that kind of people they wanted to create. Fine.
even this Widow Remarriage Act, I don't find any kind of criticism for now. But yes, Telegraph, maybe they wanted to intensify uh, the, uh, the orders they want to give in a faster manner, so that the rapidly the order goes, the rapidly the things can be transferred. So that way you can criticize in 1 or 2 point, 3 points, and then you can conclude. Though we have seen that though he has done all these things for his gain of wealth, but it resulted into various developments and the parts played in both sides. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और देखिए, कई बार मेरा कंक्लूजन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई एम टेकिंग वेरी लेस टाइम ऑफ योर्स, बहुत कम ही समय में मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी। आप बस इसमें ऐड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इफ आई एम नॉट एबल टू टेल यू, यू टेल मी। तो दिस इज मतलब मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, दिस इज माई अकाउंटेबिलिटी दैट आई एम क्रिएटिंग for you, for myself, and we both can do it. So you also comment when you find any wrong. I am open to every amendment that I can do for my good, your good, for all of us के गुड के लिए। कुछ भी मुझे अमेंडमेंट करनी चाहिए और कुछ भी चीजें मुझे मुझे अच्छा करना चाहे, तो वो सारी चीजें मैं लेकर के आऊंगी। बिकॉज यू वोंट बिलीव, बहुत ज्यादा, ये कहते हैं ना कि बहुत इंटेंसिव हाई प्रिपरेशन होती है, तो होती ही दिक्कतें दिस, क्योंकि बिकॉज इट इज माई फर्स्ट डे कि मैं ऐसे वीडियो क्रिएट कर रही हूँ एंड रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। द बेस्ट पार्ट इज, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो वो मुझे एक सुकून देता है कि हाँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो वो आप मुझे हेल्प करेंगे कि आप मुझे बताएंगे कि हाँ भैया, ये देखो गलती हो गई थी, ये कर लो, वो कर लो, एंड आई एम ओपन टू दैट। हेट कमेंट्स, प्लीज डोंट राइट हेट कमेंट्स, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम देगा। और मुझे लगता नहीं है मैंने ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल बात करी हो जो हेट कमेंट्स आएंगे। ओके, बाय द वे, ओके एंड फाइन, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बोलूंगी एक छोटा सा होमवर्क, जब भी हम लोग एंड करेंगे एक छोटे छोटे होमवर्क लेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि भाई, जो क्या बोलते हैं, सपोज बहुत सारे ऐसे काम हुए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई, जैसे कि लॉर्ड रिपन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। रिपन ने तो इतने अच्छे काम किए थे, तो रिपन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। रिपन के बारे में तो किसी ने ऐसे बोला भी था कि उनके बारे में काफी तारीफ करी थी, एंड आई डोंट रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर जो भी एक वो था वर्ड। तो रिपन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो रिपन के बारे में उन्होंने क्या क्या किया था, कि हाँ भाई, उन्होंने कोई रिपील किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने रिपील किया था, सबसे बड़ी चीज थी। हाँ, इन्होंने वर्नाकुलर, देखो रिपन ने क्या किया था, रिपन ने वीपीए जो था उसको हटाया था। वीपीए कौन से टाइम पे आया था? वीपीए आपका आया था 1878 के टाइम पे, है ना। और एक वीपी आया था 1878 के टाइम पे, और इन्होंने 1882 के टाइम पे इन्होंने रिपील कर दिया था। ये आया था 1878 में और इसको रिपील किया गया था 1882 में। ओके, क्या किया गया था, रिपन ने ये वीपीए को हटा दिया था। ओके, और फिर पहला फैक्ट्रीज एक्ट भी, मतलब फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट भी लेकर के ये आए थे 1881 में। मतलब काफी इन्होंने इम्प्रूव करी थी कंडीशन। इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी थी कि 7 ईयर ओल्ड होगा तो 7 ईयर ओल्ड के नीचे इतना इतने घंटे काम करेगा, ऐसे करके। फिर इसके अलावा जो इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम किया था, इवन इन्होंने एजुकेशन कमीशन भी इन्होंने बैठा ली थी, एजुकेशन कमीशन भी इन्होंने बैठा ली थी। और इसके अलावा इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया था इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये रिपन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स कि भैया रिपन का क्या था, फैक्ट्रीज एक्ट उनके टाइम पे आया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया था, और ये सारे पॉइंट्स आपको रिपन के बारे में पता होने ही चाहिए। ओके, फाइन, आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इज नीडेड टू बी टोल्ड। ओके, चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और लॉर्ड रिपन का हमने देख लिया और लॉर्ड डलहौजी का देख लिया। अब आप बोलिए, अब हमें किसका देखना चाहिए? अब बिकॉज आई वॉज ट्राइंग कि मैं आपको एक पॉइंट बताऊं लॉर्ड रिपन के बारे में, कि भाई उनके बारे में सबसे ज्यादा अच्छे पॉइंट किसने बोले थे एक्चुअली, जो हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने बोला था कि
Ripon was the greatest and the most beloved viceroy when India had the whom India has known. He was the only person who realized that the people of India should themselves make effort to attain freedom. His departure was followed by the establishment of Indian National Congress. तो ये एक मतलब अच्छा पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए. तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बोला था. ओके, मदन मोहन मालवीय जी ने बोला था, क्या बोला था कि हाँ भाई बहुत अच्छे व्यक्ति थे. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइसराय दैट वी हैव सीन, वी हैव नोन, एंड ही was a person who just ingrained the idea of making your own party, your own government in India, and that led to the formation of the Congress in later period. Okay, तो ये सारे पॉइंट्स हमने समझ लिए और आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ओके, तो चलो फिर और भी गवर्नेंस के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लॉर्ड डफरिन, तो क्योंकि देखिए हमने देखा रिपन के बारे में, रिपन का क्या पीरियड रहा था, जरा पीरियड सोचिए फिर से. मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया क्योंकि 85 में हुआ था, तो लगभग 84 में वो रहे होंगे, है ना. 84 में रहे होंगे, तो वो अराउंड उन्होंने खुद ही लास्ट लास्ट में रिजाइन किया था, तो वो आई थिंक 5 ईयर के अराउंड रहे होंगे. तो 1880 से 1884 तक वो रहे थे रिपन के बारे में. ओके, फिर इसके बाद आ गए डफरिन, द डफर वन. ओके, डफरिन आ गया. तो डफरिन जो आए, उन्होंने क्या कराया, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ चेंजेस. जैसे कि उनके टाइम पे मेजरली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट ही हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स ही रहे. वैसे तो ये भी 4 ईयर्स ही रहे एक तरह से. ओके, तो ये भी 4 ईयर्स रहे और डफरिन भी 4 ईयर्स ही रहे. और एक चीज आपको नोटिस करने वाली ये है कि डफरिन के टाइम पे ही आपका हुआ था बर्मीज वॉर, थर्ड बर्मीज वॉर भी हुई थी. ओके, थर्ड बर्मीज वॉर भी हुई थी. तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा याद करते चलना है. थर्ड बर्मीज वॉर किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी. ओके, फैक्ट्रीज एक्ट पहला वाला किसके टाइम पे आया था, रिपन के टाइम पे आया था. फैक्ट्रीज एक्ट दूसरा वाला किसके टाइम पे आया था, लैंसडॉन के टाइम पे आया था. और लैंसडॉन के टाइम पे ही आपकी इंपीरियल प्रोविंशियल सर्विसेज भी आई थी. ओके, इंपीरियल प्रोविंशियल सर्विसेज मतलब एक्चुअली सिविल सर्विसेज को उन्होंने वो किया था कि एक एक तो मतलब इंपीरियल प्रोविंशियल प्रोविजनल थी और दूसरी थी सबॉर्डिनेट. ओके, एक तो थी इंपीरियल प्रोविजनल और दूसरी थी सबॉर्डिनेट. अब ये कौन कर रहा है, ये करे लैंसडॉन कौन करे, लैंसडॉन करे. ये थोड़ा सा मतलब फैक्चुअल है, हमें पता है. आप ऐसे याद कर लीजिए कि लैंड में इंपीरियल लोग चल रहे हैं तो लैंसडॉन कर रहे हैं, और लैंसडॉन के ही टाइम पे इन्होंने क्या कर रहा है, लैंड में रहने वाली फैक्ट्री में, जैसे कि सपोज कि एक व्यक्ति है और एक फैक्ट्री के अंदर लैंड में फैक्ट्री है और वो घुस रहा है, तो क्या करेगा, अंदर जाके तो वो कुछ ना कुछ चेंज करेगा ना. तो वो गया रिफॉर्म करना. ओके, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे लैंसडाउन. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि एक कमीशन लाई गई थी एक उसके बारे में, इंडिया और अफगानिस्तान की जो लाइन थी. और यू वोंट बिलीव ये 1888 के मतलब 1888 1889 के टाइम पे आ गई थी. और दैट वाज डूरंड कमीशन सेट की गई थी, और ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन थी. अगर काश अफगानिस्तान में अपने में ही होता, अफगानिस्तान पाकिस्तान एवरीथिंग. फिर बात करते हैं, ये हमने देख लिया ना, लॉर्ड लैंसडॉन का देख लिया, डूरन देख लिया, और ये सारी चीजें देख ली. तो इनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मतलब आप देखो, इन्होंने कर्जन के बारे में पूछा है ना, कर्जन और लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा. और अभी हमारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपको लग रहे होंगे सबसे ज्यादा, जिनके बारे में प्रीलिम्स में बहुत पूछा जा सकता है. पूछा जा चुका है, मिंटो के टाइम पे बहुत सारी चीजें थी, है ना. लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई थी, है ना, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम ही वो था जब गांधी जी आए थे. ओके, जब गांधी जी आए थे 1915 के टाइम पे, उसी के टाइम पे 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ गए. अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ गए तो गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ रहे, और फिर उसके बाद चीजें बदलने लगी. क्या हुआ कि भाई होम रूल लीग आई थी 1960 में, एनी बेसेंट जी की.
और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे जो लखनऊ सेशन, जलियांवाला बाग, इसमें तो आपको कुछ पता ही नहीं करना है, बस डेथ ऑफ तिलक आप याद रखिए। और पहले जो इंडिया के व्यक्ति थे जो गवर्नर बने थे, वो बड़ी चीज है ये, मतलब फर्स्ट इंडियन गवर्नर कह सकते हैं, है ना। फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने थे, कौन बने थे इंडियन गवर्नर, नाम मुझे तो नहीं याद आ रहा पर ये पता है बिहार के बने थे। कोई सिन्हा थे आई थिंक, एस, सिन्हा ही थे आई थिंक। ओके, आई विल चेक इन। ओके, तो ये आपको चेम्सफोर्ड के बारे में देखिए जो बहुत मेजर है। और आपने देखा होगा डलहौजी और कर्जन काफी मेजर वाले गवर्नर थे, तो ये मेजर गवर्नर ही पूछने के चांसेस ज्यादा है। आप मेजर पे ध्यान दीजिए कि भाई मॉन्टेगो की अगस्त जो डिक्लेरेशन आई थी। ओके, तो अगस्त डिक्लेरेशन में क्या आया था ये भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या था अगस्त डिक्लेरेशन में। ओके, और दीपावली डिक्लेरेशन कौन लाया था, अगस्त डिक्लेरेशन और दीपावली डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई सैडलर कमीशन किन के टाइम पे आया था, सैडलर कमीशन भी इन्हीं के टाइम पे आया था। आपको बताना है ये अगस्त डिक्लेरेशन में क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, एवरीथिंग आई विल नॉट टेल, और एग्जाम में तो सोचना पड़ेगा ही। ओके, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन है, चेम्सफोर्ड बड़े ही भैया ये चमकती चांदनी लेकर के आए थे, लेकिन सब खराब करके चले गए थे। तो जो मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो भी इस टाइम पे हुआ था, तो काफी कम्युनल चीजें हुई थी। काफी तिलक जी का जो डेथ हुई थी वो हमने क्लॉज किया था। जलियांवाला बाग सबसे बड़ा, डॉलर सत्याग्रह का होना इसी टाइम पे। ओके, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ कैन वी फॉरगेट कि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो भुला देना बिल्कुल ही वैसा हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। ओके, तो वो चीज हमें याद रखनी है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इसी टाइम पे हुआ था। और इसी टाइम पे ही मतलब काफी सारी चीजें हुई थी चेंज, बिकॉज द थिंग्स वर चेंजिंग। लोग पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे, अब पॉलिटिकली अवेयर हो रहे थे और लोग एकजुट हो रहे थे, सोशल बेस बढ़ रहा था, चंपारण हो चुका था। तो व्हाट कुड हैव बीन डन, यही था कि बस अब इनको अपनी एक्सट्रीम लेवल को ले जा करके दिखाना था। फाइन, अब आपके पास है दो काम, एक तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे भी काफी सारी चीजें हुई थी। अब यहाँ से जितनी भी चेम्सफोर्ड के बाद से चीजें हुई है, क्योंकि यहाँ जो 16 का टाइम है उसके बाद जो गवर्नर आए उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लेकर के आए। नाउ हियर कम्स द एरा जहां पर आपका सत्याग्रह चल रहा है, जहां पर आपके फर्स्ट फेज सेकेंड फेज ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो अब आपको यहाँ से कुछ चीजें बताएंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ऐसे रिवीजन करेंगे डेली बेसिस पे। हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाली है, तो हिस्ट्री का रिवीजन इस तरीके से करना थोड़ा ज्यादा जरूरी मुझे लगता है। तो हमने आज डलहौजी के बारे में देखा था, कर्जन का तो आपको पता ही है। हमने डलहौजी के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने चेम्सफोर्ड के बारे में देखा, बीच में हार्डिंग का भी देख लिया थोड़ा बहुत। बिहार के जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बिहार में गवर्नर आए थे वो कौन से व्यक्ति के टाइम पे आए थे, पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर। मुस्लिम लीग आपको पता है, एनी बेसेंट की पता है, होम रूल लीग पता है, फैक्ट्रीज और एक्ट कौन से लेकर के आए थे, विपन, जो आपको जस्ट मतलब वहां पे क्वेश्चन थ्रो हो एंड यू शुड बी आंसरिंग वेरी फास्टली। और ये प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, आई एम गेटिंग दिस, जिससे कि जब आप कोई काम करें तो आप इन वीडियोस को चला लें और इन वीडियोस से थोड़ी सी चीजें देखें, because these will help you that point of time when you can't study but you can study through these videos। तो बस इतना ही मेरा मेन मकसद है, एंड व्हाट आई वांट टू से कि भाई डू इट, कंप्लीट इट, रिवाइज फ्रॉम इट, एंड वी विल स्लोली ग्रेजुअली। इंडियन में सब कुछ नहीं हो सकता है, बट ये है कि बहुत कुछ हो सकता है थोड़ा थोड़ा कर, तो करेंगे हम लोग। और आप भी नीचे क्वेश्चन डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, लोग रिप्लाई करेंगे, मुझे टाइम मिलेगा मैं भी रिप्लाई करूंगी, एंड वी विल बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। एंड एज वी ग्रो अप, वो आप बढ़ाते हैं हमारी कम्युनिटी को, जो हम अच्छे से करते हैं, तो बहुत जल्दी ही हम लोग लाइव भी सेशन करने की कोशिश करेंगे।
लेट्स थिंक ऑफ दी, ज़्यादा फ्यूचर के लिए सोचते हैं, अभी फिलहाल कंटिन्यू रखते हैं। आप फीडबैक दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।